हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री में क्वांटम संख्याएं। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पढ़ने वाले हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। जैसे हम सब हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे हम अगर अपने आप को इलेक्ट्रॉन माने तो कोश उसका घर है, उपकोश उसका कोश उसका गांव या शहर है, उपकोश उसका घर है और कक्षक उसका कमरा है। इसी प्रकार अब जैसे लोग बाग हमारे बारे में एड्रेस पूछ लेते हैं कि आप कहाँ रहते हो या वो आदमी कहाँ रहता है, तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के बारे में भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। मतलब ये एक तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया। असली बात है इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति परमाणु के अंदर कहां पर है, किस कोष में है, किस कक्षक में है, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। आज हम इस चीज को समझने वाले हैं और इस चीज को हम किसके माध्यम से समझेंगे, इस चीज को हम क्वांटम संख्याओं के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। तो जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, क्वांटम संख्याएं चार होती हैं, एन एल एम एस। इसी ऑर्डर में आपको याद रखनी है, एन एल एम एस। तो ये हमारी चार होती हैं, एक तो एन, एक एल, एक एम और एक एस। जो एन है, एन को हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। एल को हम बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। एम को हम बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या और एस को हम बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये इन चारों क्वांटम संख्याओं के नाम है। एन का नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, एल का मान है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एम का मान है चुंबकीय क्वांटम संख्या और एस का मान है चक्रण क्वांटम संख्या। जो ये एल है, इस एल के दो नाम और भी होते हैं। एक तो होता है द्वितीयक क्वांटम संख्या यानी सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और एक होता है इसका नाम कक्षक क्वांटम संख्या यानी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब देखिए, ये जो हमारी चार क्वांटम संख्या है, इन चार क्वांटम संख्याओं के माध्यम से हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में एग्जैक्टली कहां पर स्थित है, कहां पर उसकी पोजीशन है। अब ये चार क्वांटम संख्या हमको मिलती कहां से है? ये चारों क्वांटम संख्याएं हमको श्रोडिंगर की तरंग समीकरण के हल से मिलती हैं। हमने श्रोडिंगर की तरंग समीकरण को समझा था, उस समीकरण से ही हमें कक्षकों का पता लगा और अब उसी समीकरण से हमें किसका पता लगता है? उसी समीकरण से हमें इन क्वांटम नंबर्स का भी पता लगता है। जब हम उस समीकरण को हल करते हैं, हल करना तो आपके पाठ्यक्रम के अंदर नहीं है क्योंकि 12th तक की मैथमेटिक्स की हेल्प से उसको सोल्व नहीं किया जा सकता। तो जब हम उस समीकरण को हल करते हैं तो हमें तीन क्वांटम संख्याएं वहां से मिलती हैं, एक तो एन, एक एल और एक एम। अब ये जो चौथी क्वांटम संख्या है, ये दो साइंटिस्ट अलग थे, उन्होंने इसको खोजा था। लेकिन ये जो तीन क्वांटम संख्या है, एक तो है एन, एक है एल और एक है एम, ये श्रोडिंगर की तरंग समीकरण के हल से हमें प्राप्त होती है। और चौथी क्वांटम संख्या को दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लगभग 1900 कुछ में इसको इजाद किया था, इसको खोजा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए एक एक को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी टॉपिक क्या है? सबसे पहला हमारा टॉपिक है एन। एन को हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। इनको आप लोग छोटे अल्फाबेट्स में डिनोट करें तो आपके लिए बेटर रहेगा, बड़े अल्फाबेट्स का तरीका नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हर चीज को एक सिंबलाइज्ड किया गया है, हर चीज का प्रतीक बनाया गया है, उससे ही आपको प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे आप CO2 को CO2 नहीं लिख सकते, CO2 ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे ही इन चारों क्वांटम संख्याओं को आप लोग छोटे अक्षरों में ही दिखाएंगे, ना कि बड़े अक्षरों में, और ना ही किसी बुक में आपको बड़े अक्षरों में मिलेंगे। अब हम एन को देखते हैं। देखिए एन के बारे में पहली बात क्या है, इसका नाम मैंने आपको बता दिया, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी बात क्या है, ये क्या बताती है? देखिए यहां पर हमारा न्यूक्लियस होता है सेंटर में और ये हमारी शेल्स होती हैं।
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नाभिक से दूरी, नाभिक से दूरी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित है, और साथ ही क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन की कोष, इलेक्ट्रॉन किस कोष में यानी किस कक्षा में वो स्थित है। तो ये हमको चार चीज बताएगी। एक तो बताएगी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसकी नाभिक से दूरी, और उसकी कोष यानी वो किस कोष में स्थित है। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है, एक तो हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताएगी, नाभिक की से उसकी दूरी बताएगी, और कोष बताएगी। ये हमें तीनों चीजें इस n की मदद से ही पता लगती हैं। ठीक है, अब देखिए जो n की वैल्यू है थर्ड नंबर पर, n की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा। n की वैल्यू एक या एक से बड़ी और इनफाइनाइट तक हो सकती है। कहां तक हो सकती है भाई, n की वैल्यू एक या एक से बड़ी और इनफाइनाइट तक हो सकती है। देखिए इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर मैंने उस तरीके से प्रयोग नहीं किया है कि कितनी बड़ी हो सकती है, कि भाई कुछ अंक नहीं है, हजार करोड़, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट को प्रयोग नहीं किया है। इनफाइनाइट का प्रयोग मैंने यहाँ पर इस मीनिंग में किया है कि जो भी आपको एटम के अकॉर्डिंग रहेगा, जो भी आपको एटम के अकॉर्डिंग रहेगा उसके अनुसार n की वैल्यू होगी, एक से लेकर के जैसा भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा। मिनिमम 1 होगी, और हाँ हमेशा इंटीजर होगी यानी पूर्णांक होगी, और हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगी और कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, और इंटीजर होगी। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि n के मान को हम निकालते कैसे हैं। देखिए n के मान को निकालने के लिए आपको ज्यादा झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। क्या, मैंने आपको कोषों के बारे में बताया था कि कोष होती हैं के एल एम एन इस तरीके से, फिर ओ पी ऐसे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो कोष होती हैं, इन कोष को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर से। इसको 1 से कर दिया, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 5 6 इस तरीके से। और ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर ही क्या है, ये नंबर हमारे लिए मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं। इन नंबर्स को हम मुख्य क्वांटम संख्याएं बोलते हैं बस। तो यहां से आप आराम से पता लगा सकते हो। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा में है, तीसरी कोष में है, तो आप क्या कहोगे, और आपसे कहा गया n का मान बताइए। इलेक्ट्रॉन तीसरी कोष में है और आपसे कहा गया n का मान बताइए, तो बहुत सिंपल है, n का मान कैसे निकलेगा। देखिए n का मान कैसे निकलेगा, तीसरी कोष कहा गया है, इसका मतलब n का मान क्या होगा, 3। बस इतना सिंपल सा मेथड है इनको निकालने का। जो क्वांटम नंबर ये n है ना, ये और जो लास्ट वाले क्वांटम नंबर है s, ये दोनों सबसे सिंपल है। ठीक है, तो ये आपकी n क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गई। दोबारा समझ लीजिए, इसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की कोष को, उसकी नाभिक से दूरी और उसकी जो ऊर्जा को बताती है, और ये कभी भी निगेटिव नहीं होती, एक से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकती है, जैसा भी क्वेश्चन में दिया होगा, और हमेशा एक इंटीजर होगी। ठीक है, और इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। अब ये n हमारी पूरी हो गई। अब हम अगली क्वांटम नंबर की ओर बढ़ते हैं, l की ओर। और यहां से अगर हम प्रैक्टिकली समझे तो हमें क्या पता लगा, यहां से हमें कोष के बारे में पता लगा, यानी हमें व्यक्ति कौन है, इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन का शहर पता लग गया कि वो किस शहर में रहता है। तो यहां से हमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के थोड़े बहुत तो एड्रेस की जानकारी होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अगर आपसे कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, तो आप लोग कोई शहर का, गांव का नाम बताओगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की हमें कम से कम कोष की तो जानकारी होगी, किस कोष में है और किस उपकोष और किस कक्षक में है, वो भी हम आगे पता करेंगे। तो देखिए तो अब हमारी जो अगली क्वांटम नंबर है वो है एल। एल को हम लोग क्या बोलते हैं, एल को हम लोग द्वितीय क्वांटम संख्या या द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं, या कक्षक क्वांटम संख्या भी इसको हम बोलते हैं। अब एल को समझते हैं, एल क्या होती है। देखिए जो हमारी क्वांटम नंबर एल है, जो हमारी क्वांटम, आपको क्वांटम हिंदी में भी क्वांटम ही बोलते हैं और अंग्रेजी में भी इसको हम क्वांटम ही बोलते हैं, हिंदी अंग्रेजी में कोई अलग नाम नहीं है। तो जो हमारी ये क्वांटम नंबर एल है,
तो देखिए क्या है, ये हमें क्या बताएगी, पहले इसको हम क्या बोलते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। ये हमें इलेक्ट्रॉन की उपकोष बताएगी। क्या बताएगी, उपकोष, जिसको हम उपकक्षा भी बोलते हैं, जिसको हम उपकक्षा भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से घर बताएगी। मैंने आपको बताया था कि जो उपकक्षा होती है किसकी तरह होती है, शहर में घर की तरह। यानी ये हमें, अब हमें जो शहर था वो तो किसने बताया था, एन ने, और शहर के अंदर घर कहाँ है इलेक्ट्रॉन का, वो कौन बताएगी, वो हमें एल बताएगी। इसको हम उपकोष बोलते हैं, ठीक है। और एल के मान भी बहुत सिंपल है। देखिए हमारे पास 4 उपकोष होती हैं, एक तो एस, पी, डी, एफ। आगे भी होती हैं लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट में हमें इतना ही पढ़ना है। तो हमारे पास 4 उपकोष होती हैं, एस, पी, डी, एफ। अब एस, पी, डी, एफ के लिए एल के मान फिक्स हैं। अगर मैं एस के लिए बात करूं तो 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। बस ये वैल्यू फिक्स है। एल की वैल्यू इन चारों कोशों के लिए फिक्स है, एस, पी, डी, एफ। एल के लिए, एल की वैल्यू एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ये वैल्यू हमेशा फिक्स है। अब हम क्या पढ़ेंगे, और एक बात दोबारा समझिए, क्या बताएंगे, उपकोष बताएंगे। अगर आपको कह दिया गया कि एल का मान 0 है तो इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है, इलेक्ट्रॉन एस में है, 1 है तो पी में है, 2 है तो डी में, 3 है तो एफ में। अब यानी इलेक्ट्रॉन के मकान तक तो हम पहुंच गए। अब हम कहां पहुंचेंगे, अब हम पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन के कमरे में, यानी कक्षक। यानी अब हम एक तरीके से कमरे में पहुंचेंगे, घर के अंदर कमरे में, यानी कक्षक को पढ़ेंगे। और कक्षक को कौन बताएगा, कक्षक को बताएगी तीसरी क्वांटम संख्या, जिसको हम बोलते हैं एम, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। आइए स्टार्ट करते हैं उसको। तो जो हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या है भाई, उसको देख लीजिए, उसको आपको थोड़े से ध्यान से समझना है। एम, एम को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखिए जो ये एम है, पहली बात तो जो एम है, एम क्या बताएगा, एम हमें कक्षक के बारे में बताएगा, कक्षक को बताएगा या बताएगी। एम किसको बताएगी, एम हमें कक्षक को बताएगी। तो एम किसको बताएगी, एम बताएगी हमें कक्षकों की, इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में, यानी एक तरीके से किस कमरे में है, यानी वो डब्बे। अब सेकंड नंबर, एम एल पर डिपेंड है। एम क्या है भाई, एम एल पर डिपेंड है, यानी एम की जो वैल्यूज है वो एल की वैल्यू पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं, एल की वैल्यू पर। अब देखिए, अब मैं आपको एम के मान निकालना चाहूंगा और आप एल के मानों की सहायता से एम को निकाल लोगे। देखिए इन दो बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे, कक्षक को बताएगी और एम के मान एल पर डिपेंड करेंगे। तो देखते हैं ये। अब हम कक्षक एस के लिए लेते हैं, कक्षक एस के लिए। तो कक्षक एस कहां होता है, कक्षक एस होता है एस उपकोष के अंदर। एस उपकोष के अंदर मैंने आपको बताया था एक ही कक्षक होता है जिसको हम एस ही बोलते हैं। और इस एस, जो हमारी एस उपकोष होती है, एस उपकोष के लिए एल का मान कितना है, 0 है। एल का मान कितना है, 0 है। तो बस इतना समझिए, अगर मैं बात करूं, इसको मैं अभी उपकोष मानता हूं, उपकोष। ये जो मेरा एस उपकोष है, इस एस उपकोष के अंदर मेरे पास एक ही कक्षक है, मेरे पास इसके अंदर केवल एक कक्षक है जिसका नाम है एस। और इस एस को मैं एक डब्बे से शो कर दूंगा। अब हमेशा ध्यान रखिए कि इसके लिए एम का मान 0 होगा। किसका होगा, कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहां पर एल का मान कितना है, 0 है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर एल का मान आपको 0 बोल दिया जाए, अगर आपको एल का मान 0 बोल दिया जाए तो आप एम का भी मान कितना लिखोगे, 0 लिखोगे। 100% बात है, कहीं भी इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर आपको एल का मान 0 बोल दिया जाए तो आप एम का मान भी 0 रखोगे। दोबारा समझिए, उपकोष है एस, एस उपकोष के अंदर एक कक्षक है एस, और एस उपकोष के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अगर एल की वैल्यू 0 है, ये एक याद रखने वाला पॉइंट है, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। या फिर आप इतना समझिए कि एस कक्षक के लिए एम की वैल्यू 0 ही होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम समझते हैं उपकोष पी के लिए। उपकोष पी जो है, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। अब इस पी उपकोष के अंदर कितने कक्षक होते हैं, इस पी उपकोष के अंदर 3 कक्षक होते हैं। एक तो होगा पीएक्स,
एक तो होगा पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इस तरीके से हम तीन डिब्बों को ज्वाइन कर देते हैं। ये पी एक्स हो गया, ये पी एक्स हो गया, पी वाई पी जेड। अब जो सेंटर वाला है, सेंटर वाले के लिए या फिर समझिए एम की वैल्यू किस तरीके से होती है, इस एस वाले कक्षक को छोड़ दीजिए भैया, मतलब एस उपकोष को छोड़ दीजिए, अब आगे वाली उपकोष के लिए इसको पढ़ेंगे। तो देखिए एम की वैल्यू माइनस एल टू प्लस एल होती है। कैसे होती है? माइनस एल टू प्लस एल इसकी वैल्यू होती है। ये तरीका आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, क्लोज इंटरवल वाला तरीका है। माइनस एल से प्लस एल तक की वैल्यू होती है और यहाँ पर क्या आते हैं, यहाँ पर सारे इंटीजर्स आते हैं। क्या आते हैं? इंटीजर आते हैं, बीच वाले पॉइंट नहीं आते, क्योंकि किसी भी क्वांटम संख्या की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं होगी, हमेशा कैसी होगी? हमेशा इंटीजर होगी, केवल एस को छोड़कर, लास्ट वाली क्वांटम संख्या को छोड़कर। तो एम की वैल्यू कैसी होगी? इस एस उपकोष को छोड़ दो, बाकी उपकोष के लिए एम की वैल्यू कैसी होगी? माइनस एल टू प्लस एल, और केवल इंटीजर लेंगे। या फिर अगर आप ऐसे नहीं समझते तो आप इसको ऐसे समझिए कि एम की वैल्यू कैसे होती है। मान लीजिए आपको यहां पर एल दे दिया गया एक, तो सेंटर में जीरो लिखिए। सेंटर में क्या लिखिए? जीरो, इधर माइनस का वन, इधर प्लस का वन। बस ये हमारे लिए एम की तीन वैल्यू हो गई। अगर एल की वैल्यू एक है तो वो किसको डिनोट करता है? वो डिनोट करता है पी को, पी उपकोष को। पी उपकोष के अंदर हम जानते हैं तीन कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और आपको इन अलग अलग कक्षकों के लिए एम की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे? सेंटर में जीरो लिख दोगे, इधर माइनस और उधर वही नंबर प्लस के, इधर वही नंबर माइनस के, उधर वही नंबर प्लस के। इस चीज को आप लोग छोड़ दीजिए, थोड़ी उलझाऊ चीज है वो। अब समझते हैं आगे। हम उपकोष डी के लिए, किसके लिए समझते हैं? उपकोष डी के लिए। तो जो हमारी उपकोष डी होती है, उपकोष डी में हमारे पास एल की वैल्यू कितनी होती है? दो। एल की वैल्यू 2 होती है। अब इस उपकोष डी के अंदर कितने कक्षक होंगे? इस उपकोष डी के अंदर हमारे पास 5 कक्षक होंगे, 5 डब्बे। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। यानी हम इनको 5 डब्बों से डिनोट कर देंगे इस तरीके से। अब आपको यहां पर भी एम की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, जो सेंटर वाला बॉक्स है, सेंटर वाले बॉक्स के नीचे जीरो लिख दीजिए और इधर माइनस, इधर प्लस। कैसे? -1 -2 और इधर +1 +2। बस ये एम की वैल्यू है। तो एल की वैल्यू अगर आपको मैं दे दूं तो आप उसके लिए एम की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। सेंटर में जीरो लिखना है, इधर -1 -2, इधर +1 +2। आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि -2 -1, हमेशा -1 -2 +1 +2। तो इस तरीके से एम की यहां पर 5 वैल्यू पॉसिबल है। अब उपकोष एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। और इस एफ उपकोष के अंदर कितने कक्षक होते हैं? इस एफ उपकोष के अंदर 7 कक्षक होते हैं, मैंने आपको बताया था। एफ उपकोष के अंदर हमेशा 7 कक्षक होते हैं, यानी 7 डब्बे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। तो इस तरीके से यहां पर कितने हो गए? 7 डब्बे हो गए। अब इन 7 डब्बों के लिए एम की वैल्यू कैसे निकालोगे? जितने डब्बे उतनी एम की वैल्यू, जितने डब्बे उतनी एम की वैल्यू। एल बराबर 3 है। अब एल बराबर 3 है तो सेंटर में जीरो लिख दो, इधर माइनस का, इधर प्लस का। -1 -2 -3 +1 +2 +3। बस ये आपके लिए क्या हो जाएंगे? एम की वैल्यू हो जाएंगी। वैसे चल तो प्लस से माइनस भी सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर माइनस से प्लस चलना है, तो ताकि एक सिमेट्री बनी रहेगी, आप ज्यादा वे में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बस यही है। ये मैंने आपको इन चारों उपकोष के लिए, एसपीडीएफ के लिए एम की वैल्यू बता दी। उपकोष के लिए तो बेसिकली एल की वैल्यू होती है, लेकिन इन उपकोष के अंदर जो कक्षक होते हैं, जो घर के अंदर कमरे होते हैं, उनका एड्रेस मैंने आपको इस एम की सहायता से बताया। अब उपकोष तो आगे भी होती हैं और इसी तरह आगे भी कक्षक होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इतना ही पढ़ना है। तो अगर आपको क्वांटम नंबर ये जो m है दोबारा समझनी है तो एक बार दोबारा समझ लीजिए इसको। देखिए इतना समझिए आप लोग, हमारे पास 4 उपकोष होती हैं, एसपीडीएफ। अब जो एसपीडीएफ है, एसपीडीएफ
के लिए एल की वैल्यू फिक्स है 0 1 2 3। अब इनके लिए आपको एम की वैल्यू निकालनी है, तो पहली उपकोष पर जाइए एस पर। एस उपकोष में एक कक्षक होगा एस, और एस के लिए हमेशा एम की वैल्यू 0 होगी, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए एल की वैल्यू 0 है तो हमेशा एम की वैल्यू भी 0 ही होगी। अब आप पी उपकोष में जाइए। पी उपकोष में 3 कक्षक होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। सेंटर में 0 लिखेंगे, इधर माइनस के नंबर, इधर प्लस के नंबर, ठीक है। उसके बाद डी उपकोष में एल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 5 डब्बे बनेंगे। 5 डब्बों के लिए सेंटर में 0, इधर माइनस के नंबर, इधर प्लस के नंबर। फिर एल बराबर 3 किसको दिखाएगा, एफ उपकोष को। अब एफ उपकोष में कितने डब्बे होंगे, 7 डब्बे, यानी 7 कक्षक। अब सेंटर में 0, इधर माइनस के, इधर प्लस के। इस तरीके से आप लोग एम की वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम चौथी क्वांटम संख्या पर बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर से आसान चीज दुनिया में कोई नहीं है। देखिए पहले में जो पहली क्वांटम नंबर थी उसमें भी आपको पढ़ना पड़ा था, इसमें आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है। स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है। जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। अर्थ क्या करती है, हमारी एक्सिस पर घूमती है, अपनी एक्सिस पर घूमती है, सॉरी हमारी नहीं, अपनी एक्सिस पर वो घूमती है। या जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पर घूमता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तो चक्कर काटता ही है, मतलब जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर तो रिवोल्यूशन करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करेगा, अपनी एक्सिस पर भी घूर्णन गति करेगा। उस घूर्णन गति को ये स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करेगी। देखिए अब जो इलेक्ट्रॉन की जो घूर्णन है वो 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज को वामार्थ। इंग्लिश में नाम आसान है, क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज को वामार्थ। अब जो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, तीर के निशान ऊपर नीचे। तो क्लॉकवाइज को आप लोग ऐसे दिखाते हो और एंटी क्लॉकवाइज को आप लोग ऐसे दिखाओगे। इसको आप लोग याद कर लीजिए। क्लॉकवाइज को आप लोग ऊपर को एरो के निशान से दिखाओगे और एंटी क्लॉकवाइज को नीचे को, या फिर आप इन दोनों की जगह हाफ एरो को भी यूज कर सकते हो। अब अगर जो इलेक्ट्रॉन का जो घूर्णन है, जो चक्रण है उसका, यहाँ पर आप इसको चक्रण भी लिख सकते हो। अगर उसका चक्रण क्लॉकवाइज है, यानी ऊपर की ओर है, ऐसे ऊपर की ओर अगर बना हुआ है तो क्लॉकवाइज होगा, तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। और इसके लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर एस की वैल्यू होती है प्लस के हाफ। कितनी होती है, प्लस के हाफ। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर एस की वैल्यू होती है माइनस के हाफ। यहां पर प्लस के हाफ, यहां पर माइनस के हाफ। बस ये दो ही वैल्यू पॉसिबल है चक्रण क्वांटम संख्या की। इसके अलावा दुनिया में, वर्ल्ड में कोई भी वैल्यू एस की पॉसिबल नहीं है। और ये केवल एकमात्र लौती ऐसी क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू पॉइंट में आती है। मतलब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 0.5 आपको मिल जाएगा। NLM की वैल्यू हमेशा पूर्णांक में आएगी या फिर 0 आएगी, लेकिन इसकी वैल्यू पॉइंट में भी आती है। और इस तरीके से हमारी स्पिन क्वांटम नंबर भी कंप्लीट होती है। दोबारा समझ लीजिए, स्पिन क्वांटम नंबर क्या दिखाएगी, इलेक्ट्रॉन का उसकी एक्सिस पर रोटेशन, घूर्णन, या उसको चक्रण नाम दे दिया गया है। अब इंग्लिश में सुटेबल है स्पिन। अब स्पिन 2 प्रकार का होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब जो अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को आप लोग कैसे दिखाओगे, एरो के निशान को ऊपर की ओर, और एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे दिखाओगे, एरो के निशान के नीचे की ओर, ऐसे। अब अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस के हाफ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस के हाफ। माइनस के हाफ। इसको उल्टा भी समझा जा सकता है, लेकिन वही बात है कि सिमेट्री बनी रहे, सिमेट्री बनी रहे। मैं आपको आगे ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको इस चीज में थोड़ी कंफ्यूज करेगा, लेकिन जो मैंने बताया आप इसको ध्यान रखिए। आप एक वे पर बने रहेंगे, एक रास्ते पर बने रहेंगे, नहीं तो पहुंचा तो कई रास्तों से एक जगह जा सकता है, लेकिन जो रास्ता आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप सुटेबल हैं, उस पर चलिए। तो इस तरीके से हमारी 4 क्वांटम नंबर, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। 4 क्वांटम नंबर कंप्लीट होती हैं NLMS। तो आज हमने इलेक्ट्रॉन का पूरा पता जान लिया। एक बार शॉर्ट में अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहां है, तो आप लोग n क्वांटम नंबर की सहायता से उसकी कोस बता सकते हो, फिर l की सहायता से उसकी उपकोष बता सकते हो, m की सहायता से उसका कक्षक यानी ऑर्बिटल बता सकते हो, और तो घर में व्यवहार कैसा है,
मतलब जैसे आदमी का घर में व्यवहार होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का भी उसके कक्षक में व्यवहार होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो आप स्पिन क्वांटम नंबर की सहायता से बता सकते हो, अच्छा है बुरा है, मतलब क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। अब जो एल है और जो एम है उसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो वहां से आप वीडियो को थोड़ा सा 2-3 बार देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग अफबाव के नियम को पढ़ेंगे। और अफबाव के नियम के साथ साथ एक और रूल आता है, हुंस रूल और पाउली रूल और आपका N+L रूल, ये बहुत सारे रूल हैं भी, इनको हम कंप्लीट करेंगे। और अब चैप्टर जल्दी समाप्ति की ओर चल रहा है, और चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।